आ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सिचुएशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो प्लेट है और राइट हैंड साइड के लिए प्लेट है, तो मैं देखता हूँ चाहे सिग्मा 1 को कंसिडर किया जाए चाहे सिग्मा 2 को कंसिडर किया जाए, दोनों प्लेट्स कॉमन है। तो दोनों प्लेट्स यानी कि ऊपर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ले, यानी कि सिग्मा 1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाए या सिग्मा 2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाए, सेम आएगा। मतलब समझ रहे हो क्या? सिग्मा 1 से जुड़ी हुई प्लेट्स जो हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाए या सिग्मा 2 से जुड़ी हुई प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए, वो सेम ही बनना चाहिए। समझे क्या? तो अरे बाकी लोग बोलो रहे, तेरे को तो समझ में आया। बाकी लोग क्या मरे हुए रहते क्या रे? अरे कुछ खा पी के आया करो, जिंदा है ना, थोड़ा एनर्जी वेनर्जी कहाँ रहती है तुम लोगों को? ग्लूकोन डी पी के आया करो सुबह, है ना। दूध में 2 किलो ग्लूकोन डी डाल के फिर पी के आया करो, ठीक है? हाँ, तो अब इतनी एनर्जी नेगेटिव में चल रही है तुम लोगों की, तो थोड़ा सा एनर्जी पॉजिटिव में लाना पड़ेगा बेटा। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, 2-4 दिन 2-2 किलो पियोगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ से जो सिग्मा 1 बना, तो सिग्मा 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी उसको मैंने E1 कह दिया। सिमिलरली जो सिग्मा 2 बना उससे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी उसके लिए मैंने E2 कह दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया गया, तो इफेक्टिवली जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगी वो कितनी बनेगी? E1/k बनेगी। सिमिलरली नीचे वाले सेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बोलो? E2/2k बन जाएगी। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और इस प्लेट के बीच की दूरी दिया गया है d, तो मैं ऊपर वाले सेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं तो वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूरी d। तो इनटू दूरी d शुड बी इक्वल्स टू दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूरी d। ये समझे क्या भैया? ऊपर वाले सेक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस लिखो या नीचे वाले सेक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस, तो बराबर आएगा। तो आई कैन से यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किया, कटिंग वटिंग करते हैं, ये k से k गया, d से d गया, यहाँ से आया E2 बराबर 2 टाइम्स E1। E2 क्या लिखा जाएगा? यहाँ का लिखा जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ गया सिग्मा 2 बराबर 2 टाइम्स सिग्मा 1। So in this way we are getting the ratio of sigma 2 and sigma 1, दोनों सेम नहीं आए हैं। रिमेंबर, सिग्मा 2 और सिग्मा 1 दोनों एक ही प्लेट के अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पार्ट का चार्ज डेंसिटी है। तो ऐसा मत समझना कि मेटल प्लेट है तो सभी पॉइंट का सेम आएगा, नहीं। क्या आ रहा है? अलग अलग आ सकता है। जेई का सवाल था सीधा सीधा ऐसे ही, सिग्मा 2 और मतलब ऐसे 2k दे दिए गए और सिग्मा का रेशियो पूछा गया है। समझे? एनी डाउट ओवर हियर? अब बात करते हैं अगले इस सवाल की, जो इसके लिए हम यहाँ पे प्रस्तावना बना रहे थे। प्रस्तावना समझते हो क्या? नहीं, हिंदी 10th तक हिंदी नहीं था क्या तुम लोगों को पढ़ने के लिए? था, उसमें निबंध वगैरह लिखने के लिए नहीं था क्या तुम लोगों को? तो निबंध में तुम प्रस्तावना नहीं लिखते थे क्या? हम तो नहीं। अच्छा अच्छा, अरे प्रस्तावना मतलब क्या होता है? शायद प्रीफेस बोलते हैं उसको, है ना? प्रीफेस बोलते हैं उसको। हाँ तो इंग्लिश में तो समझ में आ गया। बताओ, गलत लगे तो गलत है ये तो। चलो एनीवेज बताओ अब यहाँ पर क्या किया जाए। प्रस्तावना बना दी है मैंने आप लोगों के लिए, है ना। पिछला सवाल मैंने आपके लिए कर दिया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा या लग जाना चाहिए, है ना। प्लस मोटिवेशन सामने रख ही दिया है मैंने आपके लिए। हाँ, वाई तोड़ा क्यों? हम्म,
तो सिग्मा अलग अलग होने से तो क्या हो गया, तुमने जो कल बताया था किसी ने कि भैया इस के वाले को और इस 2k और 3k वाले को आपस में पैरेलल कर दिया और k को सीरीज कर दिया, तो उसमें क्या गलत है फिर? तो चलो कोई बात नहीं, चॉकलेट मैं ही खा लूँगा। अरे बाबा अभी तो रेशो निकाला रहे, अलग अलग सिग्मा आया ना। अच्छा ऐसा, तो फिर क्या लगाएं? चलो अभी भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है चलो अब आपका चांस खत्म। अब क्या है कि आप आंसर के पास माने लग गए हो, तो आपका टाइम अब समाप्त हो चुका है। है ना? हाँ तो अब क्या है, मोटिवेशन के लिए जितना चाहिए था मैंने उतना दे दिया टाइम आपको। और अब अपन करते हैं सवाल को। तो देखो यार समस्या क्या है कि मैं जो पहला थॉट आता है वो बिल्कुल आपने जो आया था वही आएगा कि के वाले को मतलब 2k और 3k को पैरेलल ले लिया और के वाले को सीरीज़ में ले लिया, यही पहला थॉट आता है। क्योंकि मतलब बाकी सवालों के अनुसार अगर देखा जाए तो वही थॉट आता है। बट व्हाट हैपन्स कि मतलब 2k और 3k को 2k और 3k को अगर मुझे पैरेलल लेना है तो मुझे इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या 2k और 3k वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द प्राइमरी कंसर्न। और इस बारे में क्या हम श्योरली कह पा रहे हैं कि 2k और 3k के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया कि अलग आया? क्या हम इस बात को कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं? अरे बाबा 2k एंड 3k, हाँ कैसे पता? क्या के ऊपर वाले सेक्शन में, है ना, इसको सेक्शन नंबर 1 कह दिया मैंने, इसे सेक्शन नंबर 2 कह दिया, तो नंबर 1 सेक्शन और नंबर 2 सेक्शन के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है? सेम नहीं होगा। चलिए मैं इस बात से कह सकता हूँ कि यार यहाँ पर 2k है और नीचे में 3k है, तो इसका मतलब ऊपर वाले सेक्शन की जो चार्ज डेंसिटी है लेट्स से सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2, मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग पाए जाएंगे। समझे क्या? कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर ये 2k और ये 3k था ना, तो इनकी वजह से जैसे पिछली बार हुआ था, पिछले सवाल में सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग आ गए थे, तो उसी सेम लॉजिक से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 डिफरेंट आ जाएंगे। और अगर ये डिफरेंट आए तो मैं देखता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस सेक्शन में, यहाँ पर नंबर 1 सेक्शन में, वो कितनी बनेगी? सिग्मा 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और 2 वाले सेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? सिग्मा 2 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए नंबर 1 सेक्शन और नंबर 2 सेक्शन में क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा कि अलग रहा? अलग अलग रहा है। तो अलग अलग रहा तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लेट से 10 वोल्ट था पोटेंशियल इस पॉइंट का, इस प्लेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट था, तो मान लिया कि यहाँ पर तो 8 वोल्ट आ गया, तो क्या यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या 8 वोल्ट बना रहेगा? क्या नहीं, कुछ भी रहेगा, मुझे नहीं पता कितना रहेगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भैया 8 वोल्ट तो नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2k वाले के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है और 3k वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम नहीं आने वाला, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो प्लेट कॉमन है, यहाँ पर जो प्लेट है वो तो कॉमन है।
तो यहाँ प्लेट अगर कॉमन है तो मैं देख सकता हूँ यहाँ 8 से 0 पर, मतलब किसी पोटेंशियल पर आना है, और यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल से यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल पर आना है। तो आप कह सकते हो कि भैया 2K और 3K के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि यार अपन है ना इस चीज़ को 4 टुकड़ों में कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। वो क्या समझ में आएगा कि नंबर 1 वाला सेक्शन, ये 1 वाला सेक्शन 2K के साथ सीरीज़ में, और ये 2 वाला सेक्शन 3K के साथ में सीरीज़ में। तो इससे अपनी लाइफ समझने में आसानी रहेगी। और ये दोनों सीरीज़ आपस में पैरेलल में। तो इसके लिए कितना लिखा जाएगा? वो होगा K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। इसके लिए क्या लिखा जाएगा बोलो? 2K वाले के लिए वो होगा 2K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। यहाँ बनेगा 3K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2, एंड दिस वन वुड बी K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। तो इससे क्या समझ में आया कि ये अगर मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, तो दिस वन वुड बी, मैंने एप्सिलॉन नॉट A/D को C लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज KC, दिस इज 2KC, दिस इज KC एंड दिस इज 3KC। तो इन दोनों का तो सीरीज़ में लिखा तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि इन दोनों का इफेक्टिवली बन जाएगा 3/4 KC, और यहाँ इन दोनों का बनेगा दैट इज़ 2KC अपॉन 3, और ये दोनों सीरीज़ में है, ओ सॉरी पैरेलल में है। तो C इफेक्टिवली अगर लिखा जाए तो आई कैन से वो बनेगा 2KC अपॉन 3 प्लस 3/4 KC। तो KC तो कॉमन, कितना आ गया ये 8 और 9, तो 17/12 इतना बन जाएगा। तो C को अपन लिख लेते हैं, तो ये K एप्सिलॉन नॉट A/D 17/12। तो यहाँ से C इफेक्टिव बन चुका है, इतना बनने वाला है। तो देख लीजिएगा, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। समझे क्या ये सवाल? हाँ जी, नोट कर लीजिए। हाँ, फेरेरो रोचर सुना है क्या नाम? कड़वी होती है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो सुना होगा तुमने, अंगूर खट्टे हैं, सुना है क्या? हाँ, ऐसे कहावत तो सुनी ही होगी ना, अंगूर खट्टे हैं। हाँ, ये वैसी बातें हो रही हैं अभी। डन, नोट कर लिया? ये सवाल मुझे वापस से कौन समझाएगा, कैसे किया अपन ने, क्यों किया ऐसा टुकड़े टुकड़े? इसका ये जो है 2K ये 3K, ये कौन समझाएगा? अरे यार, मतलब क्या चॉकलेट पे काम करोगे क्या? अब तो सब कुछ बता दिया, उसमें चैलेंज तो कुछ है नहीं। अब किस बात की चॉकलेट है तुम्हें? हाँ, चलो जल्दी से बताओ चुपचाप से। चॉकलेट चाहिए, बढ़िया है, जल्दी बताओ कौन करेगा? हे भगवान। चॉकलेट के बिना क्या काम नहीं करोगे आप? देख लो, तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो जल्दी से एनीवन? अरे आ जाओ भाई, एक्सप्लेन करोगे तो दिमाग में जो डाउट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। कोई मुझे आता है या नहीं आता उसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सीखने को मिलेगा। कदों जल्दी से बोलो, तुम समझाओगे, तुम्हारे जो दिमाग में डाउट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। एनीवन, जल्दी से अपना स्टैंड लो और जल्दी से इसको शुरू कर दो।
हिंदी मराठी इंग्लिश सब चलेगा, बोल। हाँ हाँ, उसमें दिक्कत ये है कि आप जो फंडा यूज़ हो गया, समझ गए, पैरेलल नहीं ले सकते। हाँ, स्वप्निल तू ही शुरू हो जा, बाकी तो सब तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं। बता क्या किया इसमें। हम्म, बरोबर। सेम नहीं है, कैसे पता लगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है? हम्म हम्म, बरोबर बरोबर बरोबर। फिर उसके बाद तो अब आसान हो गया, बस खत्म। अब तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट होगा। कुछ है तो बोल दो, शर्माओ मत, है ना। कॉलेज में भी तुम्हें ऐसे डेयरिंग काम कभी करने पड़ेंगे, और अगर नहीं किए तो फिर कॉलेज लाइफ क्या जी तुमने। अरे यार, ऐसे ही लोग हो तो उस क्लास में। 4 ऑन डाइलेक्ट्रिक। ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं, एंड इनके बीच में मैंने ऐसे डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया। इस डाइलेक्ट्रिक को देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फंसा हुआ नहीं है ना, यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फंसा हुआ नहीं है। तो कैसा फंसा हुआ है देखते हैं। तो इसको अगर मैं एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाऊँ तो प्लेट्स कैसी बनी हुई है, दिस इज़ द प्लेट, ये रही हमारी प्लेट, एक ये नीचे वाली प्लेट। और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक पर ये कुछ इस प्रकार से, ये डाइलेक्ट्रिक फंसा हुआ है। मैंने कह दिया कि ये जो लेंथ है ये x है ना, इस दूरी को मैंने d कह दिया, जो प्लेट्स के बीच में जनरली होती ही है। ठीक है, विड्थ को मैंने w कह दिया, यानी कि इस विड्थ को मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से दिस इज w। तो अभी यहाँ पर इन दो प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर ये जो डाइलेक्ट्रिक फंसा हुआ है ये पूरा नहीं फंसा हुआ है ना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन अगर देखें, ये सेक्शन देखा जाए तो यहाँ पर एयर है, राइट हैंड का साइड का सेक्शन का x वाला पार्ट, x लेंथ वाला पार्ट में k फंसा हुआ है। तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर C इक्विवेलेंट कितना बना होगा। हाँ, ये तो मैंने मतलब पोलाइटली बोला है, दूसरा कहने का मतलब ये है कि निकाल के बताओ सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है। है ना, जल्दी जल्दी जल्दी।
बोलो रे बाबा। उसका क्या करना पूरी लेंथ का? अच्छा ये कह रहा है क्या? हाँ हाँ, अरे ये पता है, ये पता है। इसको कुछ कर ले, इसको क्या करे, इसको W कर दिया, इसको कुछ मान लेते हैं। नहीं Y नहीं, मतलब टोटल लेंथ L ले ले, ये वाली, ये लेंथ, इससे L ले ले। अरे बड़ा आसान है यार, इतना टाइम लगा रहे हो तुम। दोनों पैरेलल में सीधा जोड़ दिया, यही ना? हाँ देखो यार, लेफ्ट वाला एक कैपेसिटर बना है, ये रहा एयर वाला, और एक के वाला कैपेसिटर बना हुआ है। तो आई कैन सी दैट कि यहाँ पर लेफ्ट वाले कैपेसिटर्स के लिए अगर लिखा जाएगा तो वो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका एरिया। एरिया कितना होगा? वो होगा L माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू। दिखाए L माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू, ये वाला एरिया चाहिए था ना, तो मुझे देखो ये है L माइनस एक्स, तो इतना एरिया लिखने के लिए दैट इज L माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इतना बन चुका है लेफ्ट वाले का कैपेसिटेंस, प्लस राइट वाले का क्या लिखा जाएगा? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखें आगे? X इंटू डब्ल्यू अपॉन D बन जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो C इक्विवेलेंट जो बना है दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, और किसको कॉमन लें? W को कॉमन लें, और किसको कॉमन लें? किसी को नहीं, और डिवाइडेड बाय D को कॉमन ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कितना आ गया? ये आ गया L माइनस एक्स आ गया, इतना ही है ना? हाँ, और फिर इसमें आ चुका है K टाइम्स X, है ना? ये आ चुका है कितना? K टाइम्स X आ चुका है। तो इन दिस वे इसको लिखा एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D, और ये आ चुका है L प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हमारे पास पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो और पार्शियली एयर वाला बना हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये डाइलेक्ट्रिक इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा, कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उन चार्जेस की वजह से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पे भी चार्जेस इंड्यूस होंगे, और चार्ज अगर इंड्यूस होंगे तो उसकी वजह से वहाँ पर फोर्सेस भी जनरेट हो सकते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या है। तो सबसे पहला सिचुएशन जब देखा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कांस्टेंट, तो मैंने देखा कि भैया यहाँ पर एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दे दिया। चार्ज देने के बाद में यहाँ पर मैंने उसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मतलब किसी और से बाहरी कनेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं बना हुआ। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्यू और माइनस क्यू जो दिए गए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया, जो कि हमने वही सेम सिचुएशन है, बस ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर अगर चार्जेस इंड्यूस हुए होंगे किस प्लेट पर, ये डाइलेक्ट्रिक पे, तो बताइए इस सेक्शन में, यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में डाइलेक्ट्रिक के क्या चार्ज आया होगा? वो कुछ नेगेटिव चार्ज इस तरह से बन गया होगा। सिमिलरली मैं अगर नीचे वाले सेक्शन की बात करता हूँ तो क्या बना होगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन गया होगा। ये बिल्कुल हम समझ सकते हैं, जहाँ पर हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाता है, वो आता है क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। समझे? याद आया कुछ? ए भगवान, ये क्लास तो, अरे भाई ऐसे शांत बैठे रहोगे मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही वहाँ पे कोरोना वाले बैठे होंगे, मैं जाऊँगा मुझे कोरोना हो जाएगा, ऐसा चाहते हो क्या मुझसे साथ? नहीं ना, है ना? या मन ही मन बोल रहे हो यस सर लेकिन फरमाने मन ही मन बोल रहे होंगे कि जा बेटा तू तो
हाँ बेटा ये है यहाँ पर। तो अब देखो, ऋषिकेश है ना ये, ऋषिकेश। बेटा मारना चाहते हो यार, ठीक है ऐसे ही बोल दो, मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा यार, ऐसा मत करो। तो अरे रहने दो, मन ही मन तो चाह रहे हो बेटा, रोज रोज आते हैं तो क्लास लेने के लिए। तो कहाँ थे, हाँ। तो जवाब दिया करो यार, नहीं तो मैं सोचो इतनी लंबी कहानी बढ़ जाएगी, इससे अच्छा जवाब दे के बात खत्म कर दो, है ना। तो यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू कर दिया और मैंने डायलेक्ट्रिक फंसा दिया, तो ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे तो मैं देखना चाहता हूँ उन अट्रैक्शन फोर्सेस की वैल्यू क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं क्या लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सिंस यहाँ पर चार्जेस कांस्टेंट है, तो किस फॉर्मूले की मदद से पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान होगा। दो फॉर्मूले है ना, हाफ सी वी स्क्वायर और दूसरा है क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्योंकि यार क्यू तो चेंज होने वाला नहीं है ना, क्योंकि हमने कांस्टेंट कर दिया, इसको चार्ज किया और तार हटा दिए, तो इसका मतलब चार्ज कहीं भाग के जा नहीं सकता। तो दिस इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो क्यू तो क्यू ही रहने दो, और 2 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट w बाई डी। और फिर साथ में मल्टीप्लाइड क्या था रे, ये था L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स, इस तरह से बन चुका है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, Q कांस्टेंट है ना, अपन देखते हैं क्या क्या, ये Q ऊपर वाला कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट होता ही है, एप्सिलॉन नॉट W ये भी कांस्टेंट है, L के साथ में कोई चेंज हो नहीं सकता, L तो वो लेंथ है ना, वो तो फिजिकली फिक्स हो गया तो हो गया। इसका मतलब यहाँ पर मात्र और मात्र चेंज किया सकता है कौन, एक्स चेंज किया सकता है, कि भाई डायलेक्ट्रिक को अंदर फंसा दिया या डायलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दिया तो एक्स चेंज हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यू जो है एक्स के साथ में चेंज होता हुआ पाया गया। तो मुझे याद है, क्या याद है, कि भैया फोर्स अगर निकालना है तो वो लिखा जाएगा माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो जो कांस्टेंट है वो तो समझ में आ ही रहे मेरे को, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस को मैंने बाहर लिखा, क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट था तो क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर ही रखा, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर का बाहर ही रहा। फिर ये यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट W बाई डी, ये भी एक कांस्टेंट वैसा का वैसा ही बना रहा। अब L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बताओ क्या बनेगा। बोलो रे बाबा। कि सिर्फ के माइनस 1 कर दूं क्या नीचे। हाँ ये कौन है रे बाबा। इसका बताना रे, 1 अपॉन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन बताना जरा। माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ऊपर में ए भी आएगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ। अरे चेन रूल सुना क्या। हाँ तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर में है ये सारा नीचे वाली चीज़ें, तो ये क्या हो जाएगा L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय के माइनस 1 करना पड़ेगा, और माइनस 1 भी एक होगा, मतलब एक ये माइनस वाला जो था ना, तो यहाँ से एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास बनेगा फोर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, मतलब ये जो भी दिख रहा है के माइनस 1 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट W बाई डी, L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, इतना बन चुका है। तो दिस इज फोर्स, है ना, ये फोर्स आ चुका है और वो x का फंक्शन आ चुका है। जैसे जैसे हमारा x बढ़ेगा ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता गया तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अल्टीमेटली कम हो जाएगी, है ना। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द डायलेक्ट्रिक जो लगा हुआ है वो हमारे पास कम होता जाएगा। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया ये डायलेक्ट्रिक पे फोर्स लगा है तो लगा किस प्रकार से होगा, मतलब कौन लगा रहा होगा, किस तरह से फोर्स लगा रहा होगा।
इंड्यूस चार्जेस और प्लेट के चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, इंड्यूस चार्जेस और प्लेट के चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि याद करो जब हमने लिखा था दो प्लेट्स के बीच में फोर्स, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ा था, कितना आ गया था, दो चार्ज प्लेट यानी कि Q और माइनस Q कैपेसिटर की प्लेट्स थी, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना बन गया था बोलो, Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। एक बात तो ये बन गई। दूसरी बात, हमने यहाँ पर जो एक अजम्पशन लिया था कि ये जो प्लेट्स हैं वो इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करते हुए उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। लेकिन इस बात पर ध्यान रखना कि हमने ये बोला था कि इसको इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि दूरियाँ जो हैं बहुत इन प्लेट के छोटी हैं। तो ध्यान दीजिए, हम मतलब ये अज्यूम कर रहे हैं या उसकी तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं कि हाँ भाई अज्यूम करने वाली सिचुएशन में आ जाए, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो इन्फिनिट प्लेट की तरफ तो नहीं बनेगी, वो तो क्या बनेगी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी बनेगी। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आपको मैं अलग से साइड में बनाता हूँ, वो कैसे बनेगी, लाइक ये रही प्लेट, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हुए मैं कहूँगा कि इस पर जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से टेढ़ी बनेगी, और उस टेढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही, मतलब ये थोड़ी सी टेढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही यहाँ पर ये देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज था, यहाँ पर माइनस Q चार्ज था, और यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस टेढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ही, हल्की हल्की जो टेढ़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ही यहाँ पर क्या बनेगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज पर ऊपर वाले पर देखें तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर भी देखें तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ये नेट अगर देखा जाए तो ये क्या पाया जाएगा, अंदर की तरफ लगता हुआ पाया जाएगा। समझे क्या, है ना। अदरवाइज ये दिमाग में डाउट आ सकता था कि सर हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसको इनफाइनाइट माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे हो गई तो इस पर तो कोई नेट फोर्स आना ही नहीं चाहिए, है ना। ये आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो मैंने ही बता दिया और मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया, समझे क्या, है ना। तो आगे से कोशिश करो खुद से डाउट पूछ लो, है ना, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, है ना। सारी चीज़ें मैं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बोलो। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ ना बाबा, ये फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तुमने जो अजम्पशन शुरू किया ना कि सीधी लाइंस हैं, वही गलत है। बट अंदर पुल करेगा कौन, अरे पुल तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हारा ये हो ही नहीं सकता, ये हो रहा है। मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछते हुए पहली लाइन ही तुम ये बोल रहे हो कि सर ये हो भी जाता, अरे तो हो ही नहीं रहा ना वो, है ना। जो तुम्हारा मतलब जो प्रिजुडिस है तुम्हारा, जो पहले से अजम्पशन लेके चल रहे हो कि ये हो, अगर हो भी जाता तो वो हो ही नहीं रहा, इसको अंदर पुल करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टेढ़ी हो गई हैं, समझे क्या। हाँ तो इस तरीके से हमारे पास बन चुका है कि भैया फोर्स जो है इस तरह से एक्स पे डिपेंडेंट आ गया है, एक्स बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, एंड इनफैक्ट जब अंदर ही अंदर आ जाएगा, जब इनफैक्ट सब कुछ ऐसे अंदर की तरफ बन गया, तब उस सिचुएशन में तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई टेंशन ही ख़त्म, मतलब लाइक अगर ये पूरा कम्प्लीटली इधर आ गया, अंदर पूरा फिल हो गया, तब तो मैं कह सकता हूँ इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। पहले तो हमने क्या देखा था, इसमें देखा था कि अगर चार्ज कांस्टेंट है तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है बोलो, कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर इज
कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कर दिया, तो मैं यहाँ पर u किसकी मदद से लिखूंगा, हाफ सी वी स्क्वायर की मदद से। तो यहाँ से लिखा जाएगा हाफ सी को लिखा गया एप्सिलॉन नॉट, कितना था ये, एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी, एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी, और साथ में था, ऊपर ही था ना, वो ऊपर ही था, कितना था, ये था L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स, इतना तो हमारे पास C बना हुआ है, C बन गया, फिर साथ में V स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से दिस इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना चाहूँ तो माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, और वो कितना बन जाएगा, हाफ, ऋषिकेश बोल रहे अरे अब तो बोल दे, अरे गुस्सा होगा तो क्या होगा, खुद का नुकसान कर रहा है, मेरा क्या करेगा, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी, और ये तो एक स्ट्रेट वो बने हैं ना, मतलब लीनियर इक्वेशन बनी है एक्स के साथ में, तो एल का डिफरेंशिएशन 0, के माइनस 1 इंटू एक्स, तो उसको हो जाएगा के माइनस 1। तो इन दिस वे यहाँ से फोर्स बन जाएगा इतना, फोर्स की वैल्यू एक्स पर डिपेंडेंट नहीं आई है, फोर्स इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। अरे भाई आ गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, नोट कर लो जल्दी से। हाँ हाँ, माइनस हो गया। क्या हुआ, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, थोड़ा पूरा सवाल बोलो। अच्छा, फोर्स की वैल्यू माइनस आ गई तो क्या होगा, अरे नहीं, डी एक्स एक्स छोड़, अट्रैक्शन तो होगा, उसका तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना, अट्रैक्शन तो है ही। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर प्लस इधर माइनस, ये कह रहे हो ना कि साइन का सिग्निफिकेंस उल्टा बन जाएगा ऐसे, अट्रैक्शन तो होगा, तो उसका तो डाउट है नहीं डायरेक्शन का। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो ये भी एक्स एक्स्ट्रा माइनस यहाँ बना हुआ है, इसको मैं सोचता हूँ, देखते हैं इसको, और कुछ आगे बात करते हैं इस बारे में। और बोलो, इसके अलावा अट्रैक्शन फोर्स में तो कोई डाउट नहीं है, वही से चार्ज इंड्यूस होंगे तो फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसको अंदर खींचने की कोशिश करेगी। तो फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास इतनी तो बन गई है। एनी डाउट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो अपन बात करेंगे कल, एक बार मैं खुद सोच लेता हूँ। और इसके अलावा एनी अदर डाउट? हाँ, और एक सवाल मुझसे बोला गया था व्हाट्सएप पे, किसी ने पूछा था कि दो प्लेट्स की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ेगा कि कम होगा कि सेम रहेगा? तो व्हाट डू यू थिंक कि ये मैंने दो प्लेट्स कर दी, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो हाँ छोटी ही मानते हैं, जब तक कुछ मेंशन ना हो छोटी ही मानते हुए चलेंगे। एंड तो दैट विल बी अनअफेक्टेड, बिकॉज अपने पास क्या है कि भैया ये जो दूरियां हैं ये बहुत छोटी मानते हैं, प्लेट्स को काफ़ी बड़ा मान लिया जाता है। और उस कंडीशन में प्लेट्स जब बड़ी हो गई तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेस लगेंगे वो उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे इन्फाइनाइट का लिखते हैं। इन्फाइनाइट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द दूरी, इसीलिए जो फोर्स ऑन द प्लेट्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द दूरी।
हाँ, अच्छा, तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आ गया, ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं सेपरेशन बढ़ा दूँ, अगर मैं सेपरेशन बढ़ा दूँ तो सेपरेशन डबल कर देता हूँ, इनफैक्ट सेपरेशन डबल कर दिया तो कैपेसिटर के अंदर फंसे हुए वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई, कितना रेशियो में बढ़ गई। अगर दो प्लेट्स की दूरी डबल कर दी, उनके बीच का सेपरेशन डबल कर दिया, तो उनके बीच का जो फंसा हुआ वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाना चाहिए। तो उसके बीच के फंसी हुई, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी उतनी ही रहेगी, पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अनअफेक्टेड। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी क्या रहेगी बोलो, सेम रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आई कैन से कि भाई एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर सेम रही है और वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है, एनर्जी डेंसिटी सेम रही है और वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट रहा होगा इसका, मतलब एनर्जी में, टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी डबल हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी डबल हो गई, ये तो हमने किससे देखा, एनर्जी डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच की सेपरेशन को डबल कर दिया, सेपरेशन डबल तो वॉल्यूम डबल, और एनर्जी डेंसिटी सेम रही है, एनर्जी डेंसिटी सेम है और वॉल्यूम डबल कर दिया, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा बोलो, वो होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल तो यहाँ पर एनर्जी जो बनी हुई है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, समझे। तो अगर मैं लिखता हूँ इसी चीज़ को लिखता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c से लिखता हूँ, और c की वैल्यू क्या लिखी जाती है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी लिखा जाएगा। तो देखिए d को मैंने डबल कर दिया तो यहाँ से एनर्जी जो हो जाएगी वो भी डबल आ जाएगी, और आनी भी चाहिए थी। अभी हमने एकदम बेसिक फंडामेंटल रूप में इसे देखा कि किस तरीके से सेपरेशन चेंज होने की वजह से वॉल्यूम हुआ डबल और उसकी एनर्जी डेंसिटी सेम रही, तो वॉल्यूम डबल होने की वजह से वहाँ पर फंसी हुई एनर्जी डबल हो चुकी है। एनर्जी अगर डबल हुई तो वहाँ पर फॉर्मूले की मदद से भी देखा तो क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, c में लिखा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, तो दूरी को मैंने कर दिया है डबल। तो इन दिस वे हम लिख पाएंगे कि जो एनर्जी यहाँ पर फंसी हुई है वो भी डबल बन चुकी है, समझे, बोलो रे। नेक्स्ट टॉपिक है आरसी सर्किट्स। आरसी सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगा हो, है ना, सर्किट में कैपेसिटेंस भी लगा हो, और दोनों के कॉम्बिनेशन से सर्किट में करंट वरंट फ्लो कर रहा होगा। तो उसमें हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से चार्जेस का वेरिएशन होता है, किस प्रकार से यहाँ पे करंट का वेरिएशन होता है। तो देखते हैं, मैंने किया, ये है कैपेसिटर, दिस इज रेजिस्टेंस आर एंड दिस इज बैटरी। t इक्वल टू 0 पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी का EMF E लिखा और कैपेसिटेंस यहाँ पर C लिखा गया है, और दिस इज अनचार्ज, इनिशियली अनचार्ज। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया तो उसी इंस्टेंट पर, यानी कि मैं जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग अगर लिखना चाहता हूँ, जस्ट आफ्टर कनेक्शन, अगर सर्किट देखा जाए, मतलब कनेक्ट किया और उसको देखता हूँ मैं, तो बताइए सर्किट कैसा दिखा, ऐसा दिखा, सर्किट इस प्रकार से दिखा। तो आई कैन से दैट कि यहाँ पर जो चार्ज है कैपेसिटर पर कितना रहा होगा बोलो, कुछ भी नहीं। अरे यार, इनिशियली अनचार्ज था तो चार्ज 0 था,
तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन मतलब वायर को कनेक्ट करते ही मैंने फोटो खींच लिया, तो अरे यार तो यहाँ चार्ज आने का टाइम कहाँ मिला, तो यहाँ पे चार्ज 0 रहा होगा। तो ये रेजिस्टेंस है R, यहाँ पर बैटरी है E। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पर सर्किट अगर बंद हो चुका है तो करंट तो फ्लो कर रहा होगा। करंट फ्लो कर रहा है तो मैं यहाँ पर KVL की इक्वेशन लिखता हूँ। तो बताइए क्या लिखें, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूँ। तो क्या लिखा जाएगा बोलो, प्लस E, फिर कैपेसिटर के अक्रॉस बोलो 0, फिर रजिस्टर के अक्रॉस माइनस IR बराबर 0। तो यहाँ से I की वैल्यू आ चुकी है E/R। ठीक है, E/R आ चुकी है कि भैया जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पर E/R आ चुका है। और अगर सिर्फ सर्किट में ऐसा होता, लाइक ये सर्किट अगर ऐसा होता, ये बैटरी अगर E होती, तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा होता, E/R फ्लो कर रहा होता। समझे क्या? तो इन दोनों से मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये अनचार्ज कैपेसिटर जो हमने बनाया था, दिस अनचार्ज कैपेसिटर जो हमने बनाया था, वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा कि एक कंडक्टिंग वायर बिहेव करती है। यानी कि इसके अक्रॉस में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस खत्म नहीं हो रहा है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो तब खत्म होगा ना जब एग्जिस्ट करेगा ना, जब यहाँ पे चार्ज होंगे। अब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा? तो यहाँ से मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अनचार्ज कैपेसिटर अगर सर्किट में हो तो वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता हुआ पाया जाता है। समझे? और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इंस्टेंटेनियसली करंट वगैरह निकालना हो अपने को, कि सवाल में दे दिया जस्ट आफ्टर कनेक्शन बताओ करंट कितना है, तो हम किस प्रकार से करंट निकाल सकते हैं कि भाई कैपेसिटर की जगह हम क्या कर दें, वहाँ पर कंडक्टिंग वायर को इमेजिन कर लें। है नहीं, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं बना हुआ है। समझे? तो ये तो बना जस्ट आफ्टर कनेक्शन। अगर मैं लिखता हूँ, ये तो इनिशियल कंडीशन फैला हुआ, और अब क्या हुआ, कनेक्शन आया, कनेक्शन बनने की वजह से करंट आया, करंट बनने की वजह से कैपेसिटर पर चार्ज बनने लगा है। तो चार्ज बनने लगा, चार्ज बनने लगा, चार्ज बढ़ने लगा, करंट और आया, चार्ज और बढ़ा, करंट और आया, चार्ज और बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ता गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर भी बढ़ता गया। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, तो करंट की वैल्यू लिख सकते हैं, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R। तो करंट की वैल्यू सर्किट में बताओ बढ़ी कि कम हुई? कम हो गई। लेकिन करंट कुछ ना कुछ तो है, भले ही कम हो गया लेकिन कुछ ना कुछ करंट तो है। फिर करंट आया तो देखो, करंट आया तो फिर कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ा, तो वो बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कम हो गया। तो इसका मतलब सर्किट में करंट और कम हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ करंट फिर बना हुआ है। करंट बना है तो चार्ज फिर बढ़ेगा, तो इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल फिर बढ़ेगा, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस फिर कम होगा, यानी कि सर्किट में करंट फिर कम होगा। तो ऐसे सर्किट में साइकिल चलती जाएगी इनफाइनाइट तरीके से, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब बहुत समय तक ये साइकिल चलती जाएगी। चार्ज बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा। फिर आती है कौन सी? एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट से क्या मतलब समझते हैं? एट स्टेडी स्टेट से मतलब हम ये समझते हैं कि सर्किट में अब चेंजेस आना रुक चुके हैं। तो इसका मतलब सर्किट में अगर चेंज नहीं आ रहा, तो सर्किट में अगर चार्ज कैपेसिटर पर Q था तो वो Q का Q ही बना हुआ है। समझे क्या? तो अगर वो Q चार्ज बना हुआ है तो आप कर सकते हैं कि भैया
कि वो चार्ज चेंज नहीं हो रहा, और चार्ज चेंज करने के लिए जिम्मेदार कौन था? करंट। अगर करंट होगा तो चार्ज चेंज होगा। चार्ज चेंज हुआ क्या स्टेडी स्टेट पर? नहीं हुआ। तो चार्ज अगर चेंज नहीं होगा तो सर्किट में करंट कितना रहा होगा? जीरो रहा होगा। तो सर्किट में अगर करंट जीरो रहा तो मैं कह सकता हूं रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? जीरो रहा। इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? ई रहा है। इसका मतलब बैटरी का पूरा पोटेंशियल कैपेसिटर खा चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि एट स्टेडी स्टेट, लिख सकते हैं एट स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। इसका मतलब इसका कांस्टेंट। क्या रे, जागते रहो ना यार, क्या तुम भी चुपचाप बैठे रहते हो? तुम्हें पता ही नहीं लगा मैंने जीरो लिख दिया। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कांस्टेंट, इसका मतलब इस पर जो चेंज होने का रेट है यानी कि dq बाई dt है, वो क्या रहेगा बोलो? जीरो रहेगा। इसका मतलब सर्किट में करंट इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें कि कैपेसिटर है वहां पर अब करंट आ चुका है जीरो। तो अगर करंट यहाँ पर जीरो तो इनफैक्ट एक ही ब्रांच थी, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ पर KVL लिखा जाए तो KVL क्या लिखा जाएगा? वो होगा प्लस ई माइनस क्यू बाई सी माइनस ई माइनस क्यू बाई सी, और रजिस्टर के अक्रॉस अगर लिखा जाए तो वो लिखा जाता है आई इंटू आर, तो वो आई इंटू आर ही लिखा रहने दो, और आई जीरो हो चुका है। तो ई माइनस क्यू बाई सी माइनस जीरो इंटू आर बराबर जीरो। तो यहाँ से Q की वैल्यू जो बनी है वो बनी है CE, यानी कि जो चार्ज बन चुका है कैपेसिटर पर दैट इज इक्वल टू CE। ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट? E, है ना, अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट? E। तो एक बात मुझे समझ में आई कि जब स्टेडी स्टेट आ चुका है तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो करने देगा नहीं कैपेसिटर, है ना। चार्ज अगर स्टेडी हो चुके हैं तो इसका मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये कहा सकता है कि भैया क्या कहा सकता है कि इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है वो एक ऐसे सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है जिसमें कि ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट समझते हो? अरे ओपन सर्किट मतलब खोल दिया उसका बटन, वो खोल दिया तो इसका मतलब वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दैट मीन्स यहाँ पर ये करंट जो इससे लिखा सकता है, ये लिखा सकता है एट स्टेडी स्टेट क्या लिखें? कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब स्विच ओपन कर दिया, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कैसे पता लगा भाई? करंट से पता लगा है, करंट से पता लगा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इनिशियल यानी कि जस्ट आफ्टर कनेक्शन, जब चार्ज जीरो था तो कैपेसिटर किस तरह से बिहेव कर रहा है? एज अ कंडक्टिंग वायर बिहेव कर रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये ऊपर वाला कर लिया गया, ये नीचे वाला देखो। हाँ, अब मैं देखता हूँ कि ये हमने देख लिया कि स्टेडी स्टेट में सर्किट जो है वो ओपन की तरह बिहेव कर रहा है। शुरू में करंट कितना था? E/R था। बाद में करंट क्या है? बाद में करंट हो चुका है कम, इनफैक्ट बाद में तो ज़ीरो ही हो चुका है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि करंट टाइम के साथ में, समय के साथ में चेंज हुआ कि कांस्टेंट रहा?
चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कल हम देखेंगे कि करंट समय के साथ में कैसा चेंज होता है, टाइम के साथ में कैसा चेंज होता हुआ पाया जाता है। ओके ओके बच्चा, तो चलिए होमवर्क करते रहिए और डिस्कशन क्लास अपन कल लगा लें। कितनी, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि लेट लगाएं, मतलब ऐसे 7-1 बजे के आसपास या इस तरह से। तुम्हारी क्लास कब ख़त्म होती है अभी वाली, ये सुबह वाली? 11 बजे ख़त्म होती है, ठीक है। तो क्या 11:15 बजे आज ले लें डिस्कशन क्लास या कल ले लें? कल ले लेते हैं, काम करो, कल थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो मैं काम करता हूँ 11:15 पर तुम्हारी डिस्कशन क्लास ले लेता हूँ कल, टुमारो, है ना। 11:15 मेरी 11:15 पे क्लास ख़त्म होती है, उधर से मैं सीधा इधर आ जाऊँगा। और कल टेस्ट भी है क्या? अच्छा, तो फिर उसके बाद वाली मिलें, यानी कि सैटरडे को। ठीक है, तो सैटरडे को 11:15 को वी विल बी हैविंग डिस्कशन क्लास। ठीक है, ओके, चलो बच्चा, बाय बाय।